Hello and welcome to Notebook IS. My name is Mansi. Today is 5th August and we are here to discuss some important articles from The Hindu. So let's begin. आज के हमारे आर्टिकल्स है ये हम आज पढ़ेंगे. सबसे पहला आर्टिकल हम पढ़ेंगे ASI to copy stone inscriptions onto paper in Tirupura. ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो स्टोन इंस्क्रिप्शंस को है वो पेपर पे कॉपी करेंगे. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है ये. ठीक है, सारा हम आगे इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड टू मीट ऑन August 13 को जो है गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की एक मीटिंग होने वाली है. वो किस संदर्भ में मीटिंग होने वाली है, क्यों होने वाली है, उसमें क्या डिस्कस होगा, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है क्या उसके गोल्स है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. सारा अब्राहम एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पर्सन इन न्यूज़ है अभी, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, क्या रिलेशन है उनका इंडिया के पर्सपेक्टिव में, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, वो सब कुछ आपको जानना चाहिए. इस आर्टिकल में हम वो जानेंगे आगे. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा NDA अलाइज डिविडेंड ओवर टॉप कोर्ट रूलिंग ऑन शेड्यूल कास्ट एंड सब कोटास. ठीक है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक ऑर्डिनेंस पास कराया था सब कोटास के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ कोटास के ऊपर. तो फिर वो क्या बिल है, वो कैसे होगा उसका क्लासिफिकेशन, क्यों ज़रूरी है वो. ठीक है, वो सब कुछ हम आगे इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. अगला हमारा आर्टिकल है न्यू क्रिमिनल लॉज आर बिगेस्ट रिफॉर्म्स टू दी सेंचुरी सेज होम मिनिस्टर. अमित शाह जी ने कमेंट किया है न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर. तो वो क्या कमेंट है, किसके संदर्भ में कमेंट है, क्या है न्यू क्रिमिनल लॉज, सब हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है डेथ ऑफ नील्स ऑफ कोरल. ठीक है, कोरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो हम उसके बारे में जानेंगे. कोरल ब्लीचिंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे. ठीक है, सब कोरल्स क्या होते हैं बेसिकली उसके बारे में भी हम जानेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. उसके पहले आर्टिकल डिस्कस करने से पहले कल के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कल के हमारे क्वेश्चंस हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन. अब कल मैंने ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड लेक्चर के एंड में जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए. वो क्वेश्चंस के आंसर्स अब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन के रिगार्डिंग आपके ये कुछ स्टेटमेंट्स है, अब इसमें बताना है कि कौन से करेक्ट है स्टेटमेंट. द फाउंडेशन एम्स टू प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड सोशल जस्टिस. तो ये फाउंडेशन जो है गांधी किंग फाउंडेशन क्यों नाम दिया है इसका, क्योंकि ये गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रिंसिपल्स के अनुसार जो है वो चलेगा. उनकी प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, नॉन वायलेंस एंड सोशल जस्टिस. तो ये करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. यस, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ये बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, उसका नाम दिया गया है गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन. ठीक है, तो ये भी करेक्ट है. द फाउंडेशन फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. नहीं, ये करेक्ट नहीं है. फाउंडेशन जो है वो सिर्फ रूरल डेवलपमेंट पे नहीं फोकस करता है, ये ऑल ओवर डेवलपमेंट पे फोकस करता है. इंडिया और यूएस के, इसमें इंडिया और यूएस के बॉन्ड्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे. ठीक है, फ्रेंडली बॉन्ड्स ग्रो होंगे. ठीक है, तो ये नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 1 और 2. ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं. द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग. अब ये जो एसोसिएशन है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था. ये किस चीज़ पे फोकस करता है सबसे ज़्यादा, तो ये फोकस करता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी पे. ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज़ पे. अगला देखते हैं.
which of the following is a characteristic feature of four ringed butterfly. फोर रिंग बटरफ्लाई के बारे में मैंने कल बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पीशीज आजकल जो है वो काफ़ी पूछते हैं यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है, एनवायरनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें कि जो फोर रिंग्ड बटरफ्लाई है वो 61 ईयर्स के बाद में इंडिया में रीसरफेस करता हुआ पाया गया था, मतलब रीसरफेस इन द सेंस इंडिया में फिर दिखा था 61 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो आपको तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम इसके जान लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से है। ब्राइट ब्लू विंग्स विद अ मेटालिक शीन, ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट आई स्पॉट्स ऑन ईच साइड ऑफ द विंग्स, ये है करेक्ट, ठीक है। ये ऐसे बटरफ्लाई था, ठीक है, ये ऐसे बटरफ्लाई था, यहाँ पर इसके 4 रिंग्स ऐसे थे, ठीक है, 4 रिंग्स थे, इसको 4 इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है वो ये इसका नाम दिया गया था 4 रिंग्ड बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 4 डिस्टिंक्ट आई स्पॉट्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स विंग्स, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। द Precivity 82 टेस्ट इज categorized under which of the type of diagnostic methods? अब Precivity 82 जो प्रोसीजर है, जो डायग्नोस्टिक एक ट्रीटमेंट है, उसको मतलब उसको किस के अंडर कंसिडर किया गया है, किस डायग्नोस्टिक मेथड के अंडर कंसिडर किया गया है? इमेज बेस्ड डायग्नोसिस नहीं, इमेज बेस्ड डायग्नोसिस नहीं है, ब्लड बेस्ड बायोमेकर्स। कल ही हमने पढ़ा था न्यूज़ में कि ब्लड टेस्ट से अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ब्लड टेस्ट से अल्जाइमर्स डिजीज़ डिटेक्ट हो जाएगा। अगर आप मतलब आपको नहीं याद है या थोड़ा मिस इधर उधर हो रहा है तो पिछला वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग नहीं, बिहेवियरल असेसमेंट भी नहीं, ब्लड बेस्ड बायोमेकर्स, ठीक है, इसमें जो है ब्लड टेस्ट से अल्जाइमर्स डिजीज़ डिटेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं, उसका टेस्ट का नाम है Precivity 82 टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया? भरतनाट्यम है, कथक है, भांगड़ा नहीं है, ओडिशा है, ठीक है, भांगड़ा इसका आंसर है, भांगड़ा नहीं है, ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है, ठीक है। चलो अभी आगे देख लेते हैं, अभी आ जाते हैं आज के आर्टिकल्स के ऊपर। ASI टू कॉपी स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑन टू पेपर इन तिरुपुरा, ठीक है, इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सबसे पहले ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑन टू पेपर की जो कॉपी मतलब कॉपी करते हैं या स्टोन इंस्क्रिप्शंस का प्रिंट लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी कहते हैं उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, ठीक है। अ टीम ऑफ एपिग्राफिस्ट फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया Mysore recently embarked an exercise to copy important stone inscriptions. Important stone inscriptions जो है वो उनकी जो कॉपी है वो उनको स्टोन पेपर पे कॉपी करने के लिए जो है वो ये जो प्रोसीजर है वो बताया गया है, ठीक है। कहाँ पर ये हुआ है? इम्पोर्टेंट स्टोन एट थालेश्वर टेम्पल, ठीक है, थालेश्वर टेम्पल इन कोविलपल्लम, ठीक है, थालेश्वर टेम्पल में ये हुआ है, ठीक है। और उसके आसपास के भी कुछ टेम्पल्स हैं जहाँ पर स्टोन की जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस की जो वो प्रिंटिंग है, पेपर पे कॉपी है, वो करने की कोशिश की गई है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं कि ASI to copy stone inscription, ये तो न्यूज़ हो गया। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इंस्क्रिप्शन ऑन टू पेपर इज नोन एज एपिग्राफी, ठीक है। एपिग्राफी इज एन स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ्स एज राइटिंग। इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्राफेम्स, क्लैरिफाइंग देयर मीनिंग, क्लासिफाइंग देयर यूजेस अकॉर्डिंग टू डेट्स एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एपिग्राफी जो है वो मतलब जो स्टोन के जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर के जो इंस्क्रिप्शंस है उसको कॉपी करने की टेक्निक है, ठीक है। उसको पेपर पे कॉपी करते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सके, ताकि जो है नेचुरल कॉजेज से कभी कभी क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर के जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, पिलर्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर के जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो मिट जाते हैं, ढक जाते हैं। तो वो जो मतलब जो उसका ओरिजिन है नेचुरल जैसे थे वो प्रिजर्व करने के लिए जो है वो इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एपिग्राफी,
हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन होता है इंस्क्रिप्शन ऑफन प्रोवाइड्स प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ओरिजिनलिटी रहेगी कि ओरिजिनली ये कैसे मिला था हमें, ठीक है, इंस्क्रिप्शन कैसे मिला था, उसका क्या ओरिजिन था, ठीक है, उसको स्टडी करने में भी हेल्प करता है। इंस्क्रिप्शंस हेल्प इन प्रिजर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल हेरिटेज को समझने के लिए जो है इस टेक्निक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लिंग्विस्टिक स्टडीज दे ऑफर इंसाइट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स एंड देयर यूसेज ओवर टाइम। आर्कियोलॉजी एपिग्राफिक स्टडीज असिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट इन डेटिंग एंड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होते हैं उसको डेट करने में, मतलब उसका डेट्स, उसको टाइमलाइन बनाने के लिए, एक टाइमलाइन पे मेंशन करने के लिए कि अब ये मिला था, अब ये मिला था, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्टडी होती है उसकी, जैसे इंस्क्रिप्शंस को जब हम पेपर पे उतारेंगे उसके बाद उसको स्टडी करेंगे, जब उसको अच्छे से मतलब डिकोड करेंगे कि क्या लैंग्वेज है ये, उसकी स्टडी में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नोटेबल इंस्क्रिप्शंस क्या क्या है? अशोकन एडिक्स, हम्पी, सांची स्तूपा, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस, इन सब की जो है वो स्टडी की जा चुकी है पहले, ठीक है। अब ASI के बारे में जानते हैं। ASI क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, कनिंघम, फाउंडेड इन 1861 में ये फाउंड हुआ था, मतलब एस्टैब्लिश किया गया था। इसके अभी के डायरेक्टर जनरल जो है वो यादुवीर सिंह रावत है। हेडक्वार्टर्स जो है इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। द ASI परफॉर्म्स एंड रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल रिजर्व्स एंड एक्सकवेशंस इन इंडिया। ASI जो है वो आर्कियोलॉजिकल रिजर्व्स को प्रिजर्व करता है, ठीक है, उनको स्टडी करता है, उसके रिगार्डिंग जो पेपर्स है पब्लिश करता है ताकि पब्लिक नॉलेज में आए कि ये क्या फाइंडिंग्स हुई है आर्कियोलॉजिकली, उसका क्या एविडेंस मिला है, उसका हिस्टोरिकली उसका मतलब क्या उसका इम्पोर्टेंस है, वो सब कुछ ASI हमें बताता है, ठीक है। इट कंडक्ट्स आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, ये एक्सकवेशंस कंडक्ट करवाते हैं। इट मेंटेन्स, कंजर्व्स एंड प्रिजर्व्स प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, मैंने बताया अभी कि ये प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको। इट एंगेजेस इन केमिकल प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, केमिकली अगर कोई मॉन्यूमेंट है उसको केमिकली प्रोटेक्ट करना है तो वो इसका डिसीजन भी ये लेते हैं और यही उसको प्रिजर्व करते हैं। इट परफॉर्म्स द आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ मॉन्यूमेंट्स, एक सर्वे भी परफॉर्म करते हैं आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स का। इट कंडक्ट्स एपिग्राफिकल एंड म्यूजिमेटिक स्टडीज, न्यूमिस्मेटिक स्टडीज़, ठीक है। एपिग्राफी का अभी बताया मैंने, क्या मतलब है उसका, क्या स्टडी होती है वो, ठीक है। इट सेटअप साइट म्यूजियम्स, ठीक है, म्यूजियम्स की जो साइट्स होती है, मतलब म्यूजियम्स के थ्रू क्या होता है ना, कुछ अगर कोई चीज़ म्यूजियम में है तो वो पब्लिकली मतलब वो उसका इन्फॉर्मेशन देने के लिए लाई जाती है, ठीक है, म्यूजियम सेटअप करते हैं वो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एपिग्राफी। एपिग्राफी इज अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ्स एज राइटिंग। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा PPT गड़बड़ हो गया है। एपिग्राफी इज अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। एपिग्राफी के बारे में ये जो सेंटेंस है वो मतलब वो कंसिडर करने हैं, हमें बताने हैं कौन से सेंटेंसेस करेक्ट है, ठीक है। ये इसका जो आंसर है वो आप कल देंगे, कल के एग्जाम में, ठीक है। आगे बताऊंगी मैं इसका। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एग्जामिन द रोल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन प्रिजर्वेशन एंड स्टडी ऑफ एपिग्राफिक records. How does the ASI's work contribute to the field of historical research and cultural heritage conservation in India? ठीक है, क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस करना है आपको। इसमें आपको बताना है कि ASI का जो वर्क है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके कंट्रीब्यूशन से क्या हेल्प मिलता है, उसके कंट्रीब्यूशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडियन कल्चरल हेरिटेज
उसको बचाने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए क्या हेल्प करता है इंडिया में, ठीक है। इसका आंसर जो है आप दीजिए। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड टू मीट ऑन August 13, ठीक है। August 13 में गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड टू मीट ऑन August 13। अब एक मीटिंग ऑफ गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड will be held on August 13, during which Telangana will submit the detailed project report of सीतारमन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ठीक है। ये बोर्ड जो है गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग होने वाली है August 13 को। अब इसमें तेलंगाना की तरफ से जो है वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी किस स्कीम के मुताबिक, सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। इसके जो रिपोर्ट्स है, इसकी मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसका, या फिर कितने हद तक उसके टारगेट्स पूरे हुए हैं, ठीक है। ये स्कीम ने कितना बेनिफिट किया है, वो सब कुछ जो है वो इस मीटिंग में जो है वो बताया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। अब आगे जान लेते हैं कि गोदावरी रिवर बोर्ड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है क्या। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ये है क्या। द गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द एम टू ऑब्जर्व द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन गोदावरी रिवर, ठीक है। गोदावरी रिवर बेसिन में जो वाटर रिसोर्सेज जो है उसे मैनेज करने के लिए, उसे स्टडी करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए ये बोर्ड जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था। इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज का इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो, यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। हर जगह पर पहुँचे जहाँ पर ज़रूरत है पानी, उसका मैनेजमेंट बोर्ड का ये एम था। Establishment. The GRMB was established in accordance with Andhra Pradesh Recognition Act. आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट 2014 के साथ साथ इसका भी जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका, ठीक है। इसका भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन 2014, ये ईयर याद रखिएगा। जून 2014 में जो है वो GRMB का जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। वाटर एलोकेशन टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोदावरी रिवर वाटर। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट्स गोदावरी रिवर बेसिन के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या होंगे, या मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं, उसको मॉनिटर करना, उसको एडमिनिस्टर करना भी इस बोर्ड का काम है, ठीक है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं वाटर के ऊपर, अगर पानी नहीं पहुंच पा रहा है कहीं पर तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, किस वजह से नहीं पहुंच पा रहा है, अगर वाटर की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है या फिर वाटर की क्वालिटी जो है वो गिर रही है, तो वो सब ऑब्जेक्टिव्स, वो सब देखना, मैनेज करना इसका ऑब्जेक्टिव है। बोर्ड इस गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट टू कलेक्ट, कंपाइल एंड एनालाइज द डेटा रिलेटेड टू वाटर यूसेज, कितना वाटर कहाँ जा रहा है, कितने वाटर की कहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं, जहाँ जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पहुँच रहा है या कम पहुँच रहा है, ये सारा डेटा मैनेज करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इन गोदावरी बेसिन में ये सब कुछ मैनेज करना, कंजर्व करना, उसका ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस, अब GRMB का इम्पॉर्टेंस क्या है। इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना by ensuring equitable and efficient use of गोदावरी रिवर वाटर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जो गोदावरी वाटर है उसका इफ़ेक्टिव यूज़ हो, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका जो मतलब वो मेंटेन करना है, उसका मेन इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। GRMB का मेन इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। अब देख लेते हैं सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम क्या है, ठीक है। इस स्कीम के बारे में डिस्कशन होने वाला है August 13 को, ठीक है। तो स्कीम क्या है। इरिगेशन प्रोजेक्ट एम्स टू डाइवर्ट गोदावरी रिवर वाटर इनटू irrigate 2.72 lakhs हेक्टर्स इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भंडारकोर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इरिगेट करना वाटर, 2.72 हेक्टर्स का वाटर इरिगेट करना और 3 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, अब ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं। और द
The project aims to provide water from irrigation as well as en route tanks, villages, towns, and supplement some of the existing proposed irrigation schemes. ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका वही है कि प्रोजेक्ट जो है वाटर जो है उसका इरिगेशन हो सही से, ठीक है, टैंक्स में, सप्लीमेंट्स में, विलेजेस में जो है वो वाटर अच्छे से पहुँचे, ठीक है, और एग्जिस्टिंग या आने वाले जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, उसका सही से मतलब उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ये भी देखना इसका ऑब्जेक्टिव है इरिगेशन स्कीम्स का। ठीक है, गोदावरी रिवर के बारे में जान लेते हैं। गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इट इज कॉल्ड एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी रिवर को। ठीक है, याद रखिए, ये आ सकता है। ठीक है, यूपीपीसीएस के प्री वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। द बेसिन इज बाउंडेड बाय नॉर्थ बाय द सतमला हिल्स on the south Ajanta range and Mahadev hills, on the east by eastern ghats and on the west by western ghats। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि कहाँ लाई करता है, उसका बेसिन कहाँ है, गोदावरी रिवर का सोर्स क्या है। ठीक है, सो गोदावरी रिवर rises from Trambakeshwar near Nashik in Maharashtra and flows for length of about 1465 kilometers before outfalling into the Bay of Bengal। Bay of Bengal में इसका जो है वो ड्रेन होती है। ठीक है, बट इसका सोर्स क्या है, इसका मतलब ओरिजिन क्या है, त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर में इसका ओरिजिन है। त्र्यंबकेश्वर याद रखिएगा, त्र्यंबकेश्वर हिल्स जो है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ड्रेनेज बेसिन द गोदावरी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर स्टेट्स महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा इन एडिशन टू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, इतनी जगह पर जो है वो इसके बेसिन्स है, मतलब थोड़े थोड़े ट्रिब्यूटरीज जो है वो फैले हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिए और ये स्टेट्स के नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है इसकी। ठीक है, परवारा, पूर्णा, मंजरा, ये सारी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है। इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या है गोदावरी के ऊपर, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या, ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज स्पेशली याद रखिएगा, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, ये पुलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, केशवारम, सादरमत अनिकट, ये और श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर से इसका ओरिजिन होता है, ये ऐसे करके फ्लो होती है। ठीक है, फ्लो होते 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 ये ऐसे करके ये ऐसे फ्लो होती है ऐसे। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में जो है वो ड्रेन होती है। ठीक है, ऐसे इसका मैप है। मैप से भी आप जो है वो पता लगा सकते हो कि उसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, कौन सी स्टेट्स में लाई करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैप से पढ़ सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, सारा अब्राहम। इन्होंने इंडिया के आर्ट में बहुत कंट्रीब्यूट करा है फ्रॉम 1970s। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बस ये याद रखना है। सारा अब्राहम ऑफन रिफर्ड टू एज एन ऑफ इंडियन आर्ट एंड रिनाउंड हिस्टोरियन, क्यूरेटर एंड प्रमोटर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट और कल्चर की जो प्रमोटर है उनको माना जाता है। ठीक है, आर्ट क्यूरेशन एंड एग्जीबिशन, मेजर एग्जीबिशन सारा अब्राहम was curated numerous high profile exhibitions that have showcased Indian art across the globe। म्यूजियम्स, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। प्रमोशन ऑफ इंडियन आर्ट, उन्होंने क्या कहा, क्या क्या प्रमोशन किया। अवार्ड्स और रिकग्निशन, नेशनल ऑनर इन रिकग्निशन ऑफ हर इमेंस कंट्रीब्यूशन, सारा अब्राहम हैज़ बीन ऑनर्ड विद सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इंक्लूडिंग नेशनल ऑनर दैट सेलिब्रेट्स हर डेडिकेशन टू आर्ट। ठीक है, ये सब कुछ याद रखना है आपको। इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला देखते हैं। एनडीए अलाइज डिवाइडेड ओवर टॉप कोर्ट रूलिंग ऑन शेड्यूल कास्ट एंड सब कोटास। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और सब कोटास का जो टॉपिक है वो जान लेते हैं। सब क्लासिफिकेशन ऑफ
सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, उसका क्राइटेरिया क्या है, पहले अभी एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, एसटी को जो है 7.5 रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन कोटा, एससी को 15 मिलता है, ओबीसी को 27, ईडब्ल्यूएस को 10, टोटल 59.50। अब ये क्या टॉपिक है, मतलब क्या इसका मेन टॉपिक क्या है, तो ये न्यूज़ में है, इस वजह से न्यूज़ में है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक ऑर्डिनेंस पास किया है, और एक बिल कह सकते हैं उसको पास किया है, कि जैसे जैसे 1992 में जो है केशवानंद भारती केस जो हुआ था, नहीं 1992 जो है वो इंदिरा साहनी केस जो हुआ था, उसके अंदर जैसे ओबीसी को बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था, और क्रीमिलियर का जो सिद्धांत है वो लागू किया था, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो जेन्युइन जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, प्रिविलेज जो होते हैं उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट ज़्यादा मिल जाते हैं, पर अंडर प्रिविलेज को नहीं मिल पाते, ठीक है, तो उस वजह से जो है वो ये क्राइटेरिया जो है सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आगे रखा है। 7 जजेस की बेंच रखी गई थी, जिसमें जो हेड थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने हमें ये बताया है कि जैसे इंदिरा साहनी केस हुआ था, वैसे ही उसको बेस लेके जो है वो हम मतलब उससे थोड़ा सीख लेके जो है हमको एससी और एसटी में भी ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन जिसको रिजर्वेशन चाहिए उस तक उसके बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए। इस वजह से आगे जान लेते हैं इसके बारे में क्या है, की पॉइंट्स क्या है जजमेंट के, ठीक है, जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, अ 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इनका नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी के कैंडिडेट्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट्स को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम पता होना चाहिए, DY चंद्रचूड़ नाम है इनका, ठीक है। रूल दैट द स्टेट हैव द राइट टू subclassify scheduled caste listed in presidential list of preferential treatment in the public employment and education, ठीक है, इन्होंने बोला कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के मामले में जो लिस्ट में जो बताया गया है हमें प्रेसिडेंशियल लिस्ट में, उसके हिसाब से जो है वो एससी को भी सब क्लासीफाई करना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस टू इंदिरा साहनी केस, मैंने बताया इंदिरा साहनी केस को रेफरेंस लेके उन्होंने ये जजमेंट जो है वो पास किया है। द जजमेंट ड्रू फ्रॉम इंदिरा साहनी केस वेयर 9 जज बेंच हेल्ड इट कॉन्स्टिट्यूशनल to classify backward classes into backward and more backward, ठीक है, बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड। इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ था, बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस को जो है वो क्लासिफाई किया था, उसको बेस लेके ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बोला है, ऑर्डिनेंस दिया है, वो उससे निकल के आया हुआ है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ स्टेटेड दैट द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू एससी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसके, सब कैटेगराइजेशन इज सीन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू सिक्योर सब्सटैंटिव इक्वलिटी अमॉन्ग एससी शेड्यूल कास्ट इफ देयर सोशल पोजीशन आर नॉट कंपेरेबल। अगर एससी कैटेगरी के सारे लोगों की सोशल पोजीशन कंपेयर नहीं कर सकते हम, वो एक स्लेट पे नहीं लिख सकते या एक लाइन में नहीं आ सकते वो, तो फिर जो है हमें सब डिवीज़न करना ज़रूरी है, ताकि जो है वो मतलब थोड़ा गैप अगर ज़्यादा बढ़ रहा है दोनों के बीच में, प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज के बीच में, तो हमें ऐसे जो है वो कदम उठाने चाहिए जिससे जो गैप है वो कम हो और जिनको रिजर्वेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुँचे, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। दिस अथॉरिटी इज ट्रेस्ड टू आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज अफर्मेटिव एक्शन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 15 क्लॉज 4 16 क्लॉज 5 जो है वो ये हमें अथॉरिटी देता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, और अगर नहीं है तो हम उसके ऊपर एक्शंस उठा सकते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शंस उठा सकते हैं। इंदिरा साहनी केस के बारे में थोड़ा सा मैं बताती हूँ।
ओबीसी को जो रिजर्वेशन है वो मंडल कमीशन के उस पर मिला था, ठीक है, मंडल कमीशन की सिफारिश पे मिला था, ठीक है। रिजर्वेशन कितना मिला था? 27% रिजर्वेशन मिला था, 27%, ठीक है, 27% रिजर्वेशन मिला था। कमेटी बनी थी, ठीक है, मंडल कमीशन बना था 1979 में, ठीक है। 1980 में जो है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी अपनी, मंडल कमीशन ने जो है। फिर 1992 में क्या हुआ, उन्होंने जो है मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है वो लागू कराया गया। अब इतना वक्त क्यों लग गया लागू कराने में, और मतलब रिपोर्ट पेश करने में और लागू कराने में इतना क्यों डिफरेंस था? क्योंकि क्या होता है ना, जब रिजर्वेशन के अभी भी ये ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ है उसके ऊपर भी काफ़ी पॉइंट्स उठ रहे हैं, काफ़ी लोग अपोज कर रहे हैं। तो कभी भी रिजर्वेशन बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कभी भी अगर इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट होती है या कभी भी कुछ होता है, इस पर डिसीजन लेने की बारी आती है, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सारा जो है वो मतलब लोग मानते नहीं, अपने हिसाब से सबको रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ था तब, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, इस वजह से जो है उसको लागू कराने में बहुत वक्त लगा था। 1992 में क्या हुआ था कि इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मंडल कमीशन के फेवर में डिसीजन दिया था कि हाँ लागू होना चाहिए, ठीक है, क्लासीफाई होने चाहिए बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड क्लासेस। तब जो है वो इसका जो 27% रिजर्वेशन जो है वो अप्लाई हुआ था। और क्रिमिलियर का जो क्राइटेरिया है, क्रिमिलियर का जो सर्टिफिकेट हमारा बनता है, उसका भी क्राइटेरिया जो है वो तभी लॉन्च हुआ था। उसमें क्या था कि क्रिमिलियर में अब क्रिमिलियर सर्टिफिकेट तब बन सकता है कि 1 लाख आपका जो है वो एनुअल इनकम हो, ठीक है। 2015 में 1 लाख एनुअल इनकम से उस क्राइटेरिया को हटा के 8 लाख कर दिया गया, ठीक है, और 8 लाख कर दिया गया। इस सब को जो है बेस बना के जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डिनेंस पास कराया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी जो है वो डिवीज़न होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ताकि जो है जेन्युइन जो पब्लिक है उन तक रिजर्वेशन की जो बेनिफिट्स है वो पहुँचे। आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, तो मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। क्रिटिकली एनालाइज द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट वर्डिक्ट ऑन रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर SC and ST, हाउ डज इट बैलेंस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। इक्वालिटी और सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो कैसे बैलेंस करेगा ये लॉ या ये बिल। तो आपको जो है इसके बारे में लिखना है, ठीक है, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, इससे आपके जो मतलब आपके ओपिनियंस और पॉलिश होंगे, आपको पता लगेगा कि कैसे लिखना है आंसर। और जितनी मेंस के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करोगे उतना इम्पॉर्टेंट है, उतने ज़्यादा आपके जो नंबर है वो बनेंगे मेंस एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट of SC and ST in India. Do you think the verdict adequately addresses the historical injustice faced by these communities? ठीक है, ये भी आप ट्राई करिएगा, आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। अगला जो है वो न्यू क्रिमिनल लॉज आर बिगेस्ट रिफॉर्म्स ऑफ दिस सेंचुरी, सेज होम मिनिस्टर अमित शाह जो है हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला है न्यू क्रिमिनल लॉज जो है वो बिगेस्ट रिफॉर्म है दिस सेंचुरी के, इस सेंचुरी के जो है सबसे बड़े रिफॉर्म है न्यू क्रिमिनल लॉज। न्यू क्रिमिनल लॉज है क्या, हम आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ रिसेंटली अंडरटेकन अ सिग्निफिकेंट ओवरहॉल of its criminal laws with introduction of new bill aimed at reforming country's criminal justice system। criminal justice system को रिफॉर्म करने के लिए जो है जो नए बिल्स जो है, ठीक है, वो एस्टैब्लिश किए गए हैं, वो हमें दिए गए हैं। तो वो बिल है क्या, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, ये रिप्लेस करेगा IPC को, ठीक है, इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता जो है वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। दिस बिल सीक्स टू रिप्लेस इंडियन पीनल कोड 1860 तो it introduces several new provisions and amendment to address contemporary issues। contemporary issues को अमेंड करने के लिए ये कुछ नए प्रोविजंस, नए बिल्स जो है, नए रूल्स जो है वो एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है। की प्रोविजंस क्या है इसके जान लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज में ये बिल्स जो है
वो बनाए जाएंगे या प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि जो है सिंपलर अंडरस्टैंडिंग हो, जो सिंपलर अंडरस्टैंडिंग हो कॉमन पब्लिक को। ठीक है, अब जो पुराने ये जो आईपीसी था वो 1860 में बना था, तो तब की लैंग्वेज और अब की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज, मॉडर्नाइज लैंग्वेज जो है वो बेटर होगी, बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, विक्टिम्स को जो है जस्टिस जल्दी मिलेगा, और जो पनिशमेंट्स है वो हार्श होंगे, ताकि जो है वो कोई आगे ऐसा कोई कदम या फिर ऐसी कोई ऐसा कुछ जो है वो ना कर पाए या अवॉइड करे। ये पनिशमेंट्स को देख के न्यू ऑफेंसेस इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर न्यू टाइप ऑफ क्राइम्स सच एज साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज। आजकल देखते हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट डेवलप हो रहा है वैसे वैसे क्राइम्स भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो सेक्टर डेवलप होता है उसके क्रिमिनल उसका जो क्राइम्स है वो भी डेवलप हो जाता है इवेंचुअली। ठीक है, तो साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। अभी देखते ही है कि मतलब कभी कभी अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, या फिर ऑनलाइन किसी के साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है, कुछ और बोल के पैसे हड़प लिए जाते हैं। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं उसके लिए न्यू लॉज, और वो कैसे कैसे उसके पनिशमेंट्स जो होंगे वो कैसी हार्श पनिशमेंट्स होंगी, ये सब कुछ ये बताता है हमें। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। victim rights enhances the right and protection for victim including comprehensive mechanism। comprehensive mechanism को comprehensive mechanism की हेल्प से जो है वो victim के rights को protect करते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 will replace CRPC। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, ये कब हुआ था एस्टैब्लिश? 1973 में हुआ था, बट इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल से। ठीक है, दिस बिल एम टू रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर with a focus on streamlining legal process and improving efficiency। लीगल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, और इम्प्रूविंग एफिशिएंसी मतलब इम्प्रूविंग ज़्यादा एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए जो है वो ये लॉ जो है वो एस्टैब्लिश होंगे। ठीक है, ये लॉज जो है वो रिप्लेस होंगे सीआरपी। इसके की प्रोविजंस देख लेते हैं। एनहांसमेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोविजंस फॉर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन टू एक्सपेंडिचर क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर। क्या होता है ना कि कभी कभी जस्टिस नहीं मिल पाता या जस्टिस डिलेड हो जाता है, और जैसे कि बोलते हैं कि जस्टिस अगर डिले हो जाता है तो जस्टिस नहीं मिल पाता प्रॉपरली। तो वही है कि इस बिल के तहत जो है वो जस्टिस, टाइम बाउंड जस्टिस मिलेगा। ठीक है, सबको जो है वो टाइमली जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, ये कोशिश रहेगी। ठीक है, केसेस पेंडिंग नहीं रहेंगे, सालों साल चलते नहीं रहेंगे, और जो सालों साल जो विक्टिम जो होते हैं उनका मेंटल प्रेशर भी बढ़ता है सब कुछ से, तो वो सब कुछ अवॉइड किया जाएगा इस बिल के तहत। बेल रिफॉर्म्स simplified bail procedures and provides for more liberal bail conditions to reduce under trial detentions। अंडर ट्रायल डिटेंशंस को रिड्यूस करने के लिए बेल प्रोसीजर को बहुत सिंपल बनाया जाएगा। ठीक है, इस बिल के तहत। विटनेस प्रोटेक्शन। ठीक है, जो विटनेस होते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि जो विटनेस है, ठीक है, बड़े बड़े स्कैम्स के लिए या फिर जो बड़े कभी कभी वो हो जाते हैं, क्राइम्स हो जाते हैं, उसकी जो विटनेस होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया जाता, कुछ किया जाता है, बट कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वो विटनेस को ही मरवा दिया या फिर कुछ हो गया, उनके एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। तो अभी क्या होगा, इस लॉ के तहत क्या होगा कि विटनेस प्रोटेक्शन होगा, विटनेस प्रोटेक्शन को मैंडेटरी किया जाएगा। Technology integration encourages the use of technology in investigations such as electronic filing of complaints and digital evidences। ठीक है, डिजिटल एविडेंसेस को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। डिजिटल एविडेंसेस जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, ये सब कुछ अगर कहीं रेड करने जा रहे हैं पुलिस तो फिर उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स या वीडियो रिकॉर्डिंग्स उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो इस लॉ के तहत जो है वो अप्लाई किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य बिल 2023 विल बी रिप्लेस इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है भारतीय साक्ष्य बिल रिप्लेस कर देगा। ठीक है,
will with updated rules on admissible and handling of evidence, जो evidences होते हैं उसको handle करने के लिए और उसको जो है मैनेज करने के लिए, उसको सिक्योर रखने के लिए जो बिल है, जो रेगुलेशंस है, वो इस बिल के तहत जो है वो और अच्छी बनाई जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी एविडेंसेस को, एविडेंस टैम्पर ना हो, एविडेंस कहीं इधर उधर गुम ना हो जाए, या फिर एविडेंस जो क्राइम साइट के जो एविडेंस है उसे सही से प्रोटेक्ट किया जाए, उसके रिगार्डिंग ये जो बिल है वो रूल्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डिजिटल की प्रोविजंस देखते हैं। डिजिटल एविडेंसेस एक्सप्लिसिटली recognize and regulate the admissibility of digital and electronic evidences। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल एविडेंसेस को जो है वो शामिल किया जाएगा। ठीक है, और उनके जो मतलब डिजिटल एविडेंस, वीडियो वगैरह अगर हम किसी की बनाते हैं या वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, इम्पॉर्टेंट जो है वो एविडेंस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो में हर चीज़ विजिबल होती है तो वो इम्पॉर्टेंट एविडेंस बन जाता है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने के जो रूल्स है वो भारतीय साक्ष्य बिल जो है वो बताएगा हमें। साइंटिफिक एविडेंसेस एक्सपैंड्स द स्कोप ऑफ साइंटिफिक एंड फॉरेंसिक एविडेंसेस इन ट्रायल्स। साइंटिफिक और जो फॉरेंसिक एविडेंसेस होते हैं उसके जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होते हैं उसमें जो उसका जो मतलब उसको ट्रायल्स में इंक्लूड करने के जो है वो प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन होगा और बढ़ेगा प्रोसेस। ठीक है, डिजिटल और साइंटिफिक और फॉरेंसिक। कन्फेशंस एंड एडमिशंस, ठीक है, रिवाइज द रूल्स रिगार्डिंग द admissibility of confessions and admissions made to police officers। पुलिस ऑफिसर्स के पास जो confessions या admissions होते हैं नए prisoners की, वो जो है वो और easy वे में किया जाएगा। ठीक है, रूल्स बढ़ेंगे उसके लिए। ठीक है, और स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे और काफ़ी मतलब डिजिटल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ठीक है, Witness testimony provides new guidelines for witness testimony, including measures to prevent intimidation and ensure credibility। विटनेस की जो टेस्टिमनीज है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उसको जो है उसके लिए जो है न्यू गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये मतलब पूरा सेंचुरी, जैसे अमित शाह हमारे यूनियन मिनिस्टर के जो लैंग्वेज में बोले तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वो हो जाता है, पूरे सेंचुरी का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वो हो जाएगा। तो उसके वजह से जो है एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम के लिए मैंने मेंस के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए और आप थोड़ा पता करिए और इसके बारे में और अपने ओपिनियंस इसमें दीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ भारतीय साक्ष्य बिल 2023 इन मॉडर्नाइजिंग द रूल्स एविडेंस इन इंडियन कोर्ट। हाउ डज इट एड्रेस द challenges posed बाय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के जो चैलेंजेस फेस होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बताना है, उसके रिगार्डिंग बताना है, उसका डिस्कशन करना है कि क्या चैलेंजेस फेस होंगे या फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे या उस चैलेंजेस का जो है वो हम निवारण कैसे कर सकते हैं, वो इस आंसर में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट द मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू क्रिमिनल लॉज टू एनहांस victims' rights and protection. To what extent do these measures address the shortcomings of the previous legal framework? पहले जो CRPC वगैरह थे, क्रिमिनल कोड थे, ठीक है, उसका जो लीगल फ्रेमवर्क था उसको और अभी के जो नए जो क्रिमिनल लॉज है दिए गए हैं उसमें क्या कंपैरिजन होगा उसका। ठीक है, क्या कंपैरिजन होगा उसके फ्रेमवर्क में, क्या कंपैरिजन मतलब उसके फ्रेमवर्क में जो है वो क्या अलग चीज़ें हैं या क्या हमें और बेनिफिट्स मिल रहे हैं या क्या शॉर्ट कमिंग्स है, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, वो सब कुछ जो है वो इस आंसर में डिस्कस करना है। तो ज़रूर इसको अटेंड करिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला आर्टिकल देखते हैं। डेथ नील्स फॉर कोरल्स। ठीक है, कोरल्स जो है वो एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक इसका जो है वो एक्वेटिक्स जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोरल्स। ठीक है, और इस आर्टिकल में हम कोरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोरल है क्या, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उनका मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब हम पढ़ेंगे। 2 months एक्सपेंडिचर
expedition by a team of marine scientists from Kerala University of Fisheries and Ocean Studies have found startling evidence pointing to extensive bleaching of coral. ठीक है, एक मरीन साइंटिस्ट की टीम ने जो है, जो केरला यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती है, फिशरीज़ और ओशन की केरला यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती है, उन्होंने जो है वो लक्षद्वीप के जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहाँ के जो कोरल्स है उनमें काफ़ी ब्लीचिंग देखी है. ठीक है, कोरल ब्लीचिंग देखी है. तो उसका मतलब वो क्यों हो रही है, क्या क्या उसका क्या रीज़न है उसके बिहाइंड, वो सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए फिर देखते हैं. कोरल रीफ्स क्या होते हैं. कोरल रीफ्स आर डाइवर्स अंडर वाटर इकोसिस्टम हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर सेक्रेटेड बाय कोरल्स. ये देख रहे हैं आपने काफ़ी बार ये पिक्चर्स देखी होंगी ऐसे. इसको कोरल रीफ्स कहते हैं. ठीक है, ये कोरल रीफ्स कहते हैं. ये जो है वो कोरल रीफ्स इसको कहते हैं. ठीक है, ये अंडर वाटर इकोसिस्टम का पार्ट है कोरल रीफ्स जो है. ठीक है, और कोरल रीफ्स कवर लेस देन 0.1% ऑफ द ओशन फ्लोर बट सपोर्ट 25% ऑफ मरीन स्पीशीज़. जो मराइन स्पीशीज़ है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स है या फिशेस है, उनमें 25% उनको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है. बट इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 0.1% है. मतलब देख सकते हैं 0.1% अवेलेबिलिटी वर्सेस सपोर्ट कितना दे रहा है ये. ठीक है, फॉर्मेशन एंड टाइप. द कोरल रीव्स आर फॉर्म्ड बाय colonials ऑफ कोरल पॉलिप्स. कोरल पॉलिप से फॉर्म होता है, हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट. उनका मतलब कि पकड़ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मजबूत होती है. ठीक है, ब्लीचिंग में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि कोरल ब्लीचिंग में जो है कैल्शियम कार्बोनेट कैसे वो होता है. द 3 मेन टाइप्स ऑफ कोरल रीव्स आर फ्रिंजिंग रील्स. ये देख रहे हैं आप, ये से फ्रिंजेस, इसको फ्रिंजिंग रील्स ये होता है फ्रिंजिंग रीफ्स. बैरियर रीफ. ठीक है, बैरियर रीफ होता है. These are separated from mainland or island shore by a deep channel or lagoon. ठीक है, एक मतलब जब ऐसे करके कोरल रीफ से एक पूरा लगून फॉर्म हो जाता है. ठीक है, ऐसे करके लगून फॉर्म हो जाता है और ये सेपरेट होता है आइलैंड से. ठीक है, इसको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होता है, मेनलैंड से कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होता है. उसको कहते हैं हम बैरियर, उसको कहते हैं हम बैरियर रीफ. ठीक है, एटोल्स क्या होते हैं. दीज आर रिंग्स ऑफ कोरल्स दैट क्रिएट प्रोटेक्टेड लगून्स एंड आर यूजुअली फाउंड इन मिडल ऑफ द सी. सी के मिड में जो है वैसे रिंग्स फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, उसके कोरल रीफ्स के जो है रिंग्स फॉर्म हो जाते हैं, उसको जो है एटोल्स कहते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. थ्रेट्स क्या है. कोरल लीव्स को थ्रेट्स किस चीज़ से है. क्लाइमेट चेंज से. ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज से तो थ्रेट है ही. पोल्यूशन से थ्रेट है, क्योंकि पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से क्या होता है ना, वाटर पोल्यूशन से जो है वो पानी की क्वालिटी और कम होती है. और अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में है तो पानी की क्वालिटी से उसको भी अफेक्ट होगा. ठीक है, ओवरफिशिंग क्या होता है. अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस कैन डिप्लीट की रील स्पीशीज एंड डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. ओवरफिशिंग जो होता है, फिशेस अभी जैसे सप्लाई होगी उसके हिसाब से ही, मतलब डिमांड जैसे होगी उसके हिसाब से सप्लाई होगी. डिमांड फिशेस की ज़्यादा बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है. तो उससे क्या होता है ना कि एक इकोसिस्टम में मतलब बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाता. ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो निकल रहे हैं इकोसिस्टम से या जो जा रहे हैं वाटर से, मतलब वो बैलेंस जो है वो नहीं हो पाता. डिटेक्ट destructive fishing practices. Methods such as blast fishing and cyanide fishing destroys coral structure. ठीक है, ब्लास्ट फिशिंग और साइनाइड फिशिंग जो है वो मेथड्स है फिशिंग के. ठीक है, इन सब से क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव फिशिंग जो इन सब से क्या होता है, कोरल जो रीफ्स होते हैं वो डैमेज होते हैं. ठीक है,
Ocean acidification. Increased CO2 level lowers the pH of sea water, reducing the ability of coral produce calcium carbonates. कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कोरल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करती है, वो इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 से जो है वो डैमेज होते हैं. उस वजह से CO2 ज़्यादा हो जाएगा ओशन में, तो कोरल्स जो है उसका कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी इफेक्ट होगा, उससे जो है वो डैमेज क्रिएट होता है. आगे पढ़ते हैं. कोरल ब्लीचिंग क्या है? ठीक है, कोरल ब्लीचिंग इज अ फिनोमेना वेयर कोरल्स लूज देयर वाइब्रेंट कलर्स एंड टर्न वाइट. कोरल ब्लीचिंग ये होता है ना कि जैसे मैंने ये बताया कि इसमें कैसे देखो कलरफुल दिख रहे हैं सारे कोरल्स. तो ब्लीचिंग क्या होता है? कोई क्लोरल अपना कलर छोड़ के पूरा वाइट हो जाए तो उसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं. ठीक है, ब्लीच हो जाता है, कोरल ब्लीचिंग उसको कहते हैं. और वो क्यों होता है, किस रीज़न की वजह से होता है, हम आगे पढ़ेंगे. This occurs when corals expel the symbiotic algae living in their tissue. These algae provide corals with up to 90% of their energy through photosynthesis. Corals जो है ये corals जो है वो फोटोसिंथेसिस करके जो है वो अपना फूड बनाते हैं, अपने आप को ज़िंदा रखते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, जब ये ब्लीचिंग होती है तो ये फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, उस वजह से जो है ब्लीचिंग, उस वजह से जो है वो इनकी जो है वो इनके जो है वो सिम्बायोटिक एल्गे होता है, ये हेल्प करता है इनके फोटोसिंथेसिस में. ठीक है, ये उस सिम्बायोटिक एल्गे को जो है वो मतलब छोड़ देते हैं, अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं, इस वजह से जो है वो कोरल ब्लीचिंग होती है. आगे पढ़ते हैं. कॉजेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग. टेम्परेचर चेंज. ग्लोबल वार्मिंग. द प्राइमरी कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग इज एलिवेटेड सी टेम्परेचर. सी टेम्परेचर जब बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो कोरल ब्लीचिंग ज़्यादा पॉसिबल है, अभी हो जाता है वो. क्लाइमेट इवेंट्स. ठीक है, इवेंट्स लाइक एल नीनो कैन राइज सी टेम्परेचर टेम्पररीली लीडिंग टू वाइड स्प्रेड ऑफ ब्लीचिंग. कल या परसों के लेक्चर में मैंने बताया था एल नीनो और लानीना का इफेक्ट के बारे में जो है मैंने एक्सप्लेन करा था. ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी. उसके वजह से क्या होता है ना, जो वाटर में अपवेलिंग वगैरह होती है उससे जो कोरल लीव्स है उसको भी दिक्कत होती है. ठीक है, उससे एल नीनो की वजह से सी का टेम्परेचर जो है, ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एवरेज से अबव टेम्परेचर बढ़ जाता है. इस वजह से जो है वो टेम्परेचर, कोई चीज़ लिविंग चीज़ को अगर टेम्परेचर बढ़ा के उसमें रखा जाएगा तो वो ऑब्वियसली डैमेज हो ही जाएगी. ठीक है, सोलर रेडिएशंस, यूवी रेडिएशन से भी होता है. वाटर क्वालिटी से तो होता है पॉल्यूशन. सेडिमेंटेशन से होता है सैलिनिटी चेंजेस. फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स. हैवी रेनफॉल ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स कैन रिड्यूस सैलिनिटी लेवल, स्ट्रेसिंग कोरल्स से पे स्ट्रेस होता है. अगर ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो उससे वाटर की सैलिनिटी जो है वो इफेक्ट हो जाती है. ठीक है, वाटर की सैलिनिटी इफेक्ट होगी तो इवेंचुअली कोरल ब्लीचिंग जो है वो टेक प्लेस होगी. ओशन एसिडिफिकेशन अभी बताया, इंक्रीज CO2 के वजह से. इफेक्ट्स ऑफ कोरल ब्लीचिंग. इसके इफेक्ट्स क्या है? लॉस ऑफ हैबिटेट लॉस हो जाता है कोरल लीव्स का. रेड्यूस बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाती है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो जाता है. कोस्टल प्रोटेक्शन जो है वो कोरल लीव्स जो है वो कोस्टल प्रोटेक्शन करते हैं, वो भी कम हो जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं. आज जो भी हमने क्वेश्चंस, जो भी हमने आर्टिकल्स पढ़े उसके रिगार्डिंग जो है मैंने कुछ प्री के क्वेश्चंस जो है वो बनाए हैं आपके लिए, तो ये प्रैक्टिस करिए. इसके जो आंसर्स है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए. कल आके मैं आपके इस क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँगी और आपको बताऊँगी इसके क्या आंसर्स है. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एपिग्राफी. एपिग्राफी के बारे में बताना है. एपिग्राफी इज अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफ एज राइटिंग. द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिग्राफिक स्टडीज इन इंडिया. इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड हेल्प अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट कल्चर. ठीक है, इन तीनों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है वो बताना है आपको. ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है आपको. ठीक है, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द गोदावरी रिवर फ्लो थ्रू. इन
इन सारे स्टेट्स से गोदावरी रिवर फ्लो होती है, कौन से स्टेट्स से होती है वो बताना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, कौन से स्टेट से फ्लो होती है वो बताना है। आगे पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली डेलिबरेटेड ऑन द इश्यूज ऑफ सब क्लासिफिकेशन विद इन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर रिगार्डिंग दिस इशू। ठीक है, इस इशू से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताने हैं हमें। सब क्लासिफिकेशन विद इन SC एंड ST कोटाज एम टू प्रोवाइड मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमॉन्ग द वेरियस सब ग्रुप्स विद इन दीज कम्युनिटीज। The Constitution of India explicitly provide the sub-classification within SC, ST categories under Article 341 and 342. Supreme Court has upheld the validity of sub-classification within SC, ST quotas in all its judgment. ठीक है, इन तीनों में से कौन से सही है, करेक्ट ऑप्शंस है वो आपको बताने हैं। आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस न्यू क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। द न्यू क्रिमिनल लॉ एम्स टू रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड विथ मोर मॉडर्न एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोड। One of the key features of new law is inclusive of provisions for the protection of digital privacy. The reform includes measures to expedite the judicial process by introducing stricter timeline for completion of trials. इन तीनों में से कौन से सही है वो बताने हैं आपको, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरल लीव्स। कोरल लीव्स आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स। द ग्रेट बैरियर लीफ लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। कोरल ब्लीचिंग occurs when corals expel the algae living in their tissues due to stressful environmental conditions such as increased water temperature. इन तीनों में से कौन सा सही है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और कल जो है मैं आके इन सब के क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन करूँगी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, प्री में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स जो भी आज मैंने बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी आप डिटेल स्टडी करिए, बार बार ये देखिए। अगर समझ नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा, कल आके मैं डिस्कशन करूँगी इसके बारे में।